चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम एडिटिंग पढ़ रहे थे। एडिटिंग का जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था। हाँ बेटा, हाँ ऑडियो कनेक्ट कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिटिंग का हमारा चल रहा था सब्जेक्ट, और उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था एडिट प्रोग्राम। एडिट प्रोग्राम में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिट नोटबुक। अब एडिट नोटबुक में क्या होता है कि आपके जितनी भी जरूरी चीजें होती हैं कि आपको एडिटिंग में क्या चीजें यूज करनी है ना। आप एडिटिंग कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनके पूरे एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, जहां आपको कुछ डाउट है। उन चीजों को आप क्या करते हैं, नोट करते जाते हैं एक जगह पे। और ऐसे ही नोटबुक को हम कहते हैं एडिट नोटबुक, जो कि लास्ट में आपका एडिट रिपोर्ट क्या होता है, एडिटिंग के सबसे लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है। तो एडिट रिपोर्ट बनाने में वो क्या होता है, यूजफुल भी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एडिट an editor has to make the several queries which might not have been significantly answered satisfactorily answered। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका सही आंसर नहीं मिला होता, तो आप उसको डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं और उसे नोट डाउन कर लेते हैं। वो नोट डाउन करने का काम आप कहाँ करते हैं, जिस नोटबुक में करते हैं वही आपका एडिट नोटबुक होता है। ठीक है, तो ये केवल हिंदी में और इंग्लिश में डेफिनेशन लिखिएगा। केवल शुरुआत की जो 6 लाइन्स है, ये फर्स्ट पैराग्राफ, बस उसे लिखिएगा। ये नीचे की चीजें मत लिखिएगा। वैल्यू ऑफ एन एडिट नोटबुक ये मत लिखिएगा। ठीक, यहाँ पे आगे लिखा हुआ, he might have taken down the total of the different books of accounts and the certain other points which he would like to incorporate with the audit report। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए एडिट नोटबुक की क्या हेल्प यूटिलिटी होती है, क्या यूजफुलनेस होती है। जनरल पॉइंट्स हैं, इन्हीं को लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि पॉइंट्स लिखने हैं। हेल्पफुल, अभी आपको बताया कि लास्ट में एडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होता है। कोई ट्रांजैक्शन आपसे छूट न जाए और कहीं जो आपने डाउट जो था आपको वो रिमेम्बर रहे कि आपको कहाँ केयरफुली आपको चेक करना है, वहां हेल्प करता है आपको। प्रूफ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये कोर्ट ऑफ लॉ में भी आपको प्रूफ के तौर पे होता है कि भाई आपने इन इन चीजों पे पहले से डाउट करके रखा हुआ था। ठीक है, आपने हर चीजों को पहले से ही कवर अप करके रखा हुआ है। नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट वर्क, आप जैसे जैसे काम करते जाते हो उसके बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन लिखते जाते हो, तो आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलती रहती है। इट हेल्प्स इन द फ्यूचर प्लानिंग एंड द ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क में अगर और किसी चीज को इंक्लूड करने की जरूरत पड़ती है तो इस ऑडिट नोटबुक से आपको वो भी इंफॉर्मेशन मिलती है। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम का मतलब ऑडिट करने के लिए जो प्लानिंग आप बनाते हैं, क्योंकि आपको क्या डाउट है, नए नए डेटा आपके पास आते जाते हैं, तो उस नए डेटा के हिसाब से क्या और एडजस्टमेंट करना है प्लानिंग में, ऑडिट की प्लानिंग यानी ऑडिट की प्रोग्रामिंग में, वो भी आप इसकी हेल्प से करते हैं। इट रिकॉर्ड हेल्पफुल मैटर्स, जरूरी चीजों को रिकॉर्ड करता है। क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क, और ऑडिट वर्क में क्या करता है, क्वालिटी लेके आता है। क्यों? क्योंकि आप हर चीज, किसी भी छोटी से छोटी और डाउटफुल चीजों को न छोड़ सके। जब सभी चीजों को कवर अप आप करते हो तो क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क बेशक आएगी इसमें। इस चीज को नोट, मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इसे। फिर टाइप ऑफ ऑडिट हो गया।
अब अरिट नोटबुक में ये नोट कर लीजिए कि क्या-क्या चीजें हम मेंशन करते हैं। हिंदी और इंग्लिश में बारी-बारी से दिखा देता हूँ मैं, पहले इंग्लिश में नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज़ कीजिए और फिर उसे नोट डाउन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप सारे पॉइंट नोट करें, आप मैक्सिमम 10 से 12 पॉइंट नोट कर सकते हैं। अभी जो आपको बताया ना, जब भी आपको इस तरह की कोई नोटबुक अरिट रिलेटेड आती है, कुछ भूलते भी हो अगर आप हो, तो आप ये याद रखो ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में जो भी चीज़ें हैं, आप उसको नोट डाउन उसे पॉइंट आउट कर लो। जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइज़ेशन, एक बिज़नेस का स्ट्रक्चर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका साइज़ क्या है, इन चीज़ों को। एक बिज़नेस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं। जो बुक्स हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। इर्रेगुलरिटीज़ अगर कुछ हैं, तो उनके बारे में आपको पता चले। तो इस तरह से ये क्या है, एक जनरल पॉइंट्स हैं, जिनको आप मेंशन करते हैं अरिट नोट बुक में, ठीक है? अब हिंदी में दिखा देता हूँ। ये हिंदी में है आपकी। ठीक है? इसे पॉज़ करके इसे लिख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका। पहले मैं टॉपिक दिखा देता हूँ, ठीक है ना? हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। ये आपका हिंदी का टॉपिक है आपका अरिट वर्किंग पेपर, है ना? अंकेक्षर कार्य संबंधी पत्र की आशय। अंकेक्षर कार्य संबंधी पत्र, अरिट वर्किंग पेपर, ये हिंदी में नोट कर लीजिए। ये जो राइटर है ना, राइटर से डेफिनेशन मत लिखिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। आप केवल जो ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस जो शुरुआती फर्स्ट पैराग्राफ है उसे लिखिएगा, और फिर नीचे जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसे। चलिए अब इसे डिफाइन भी कर देता हूँ थोड़ा। ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है? हर डॉक्यूमेंट जो आप ऑडिटिंग में यूज करते हैं, हर वो पेपर वर्क, हर वो डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो ऑडिट प्रोग्राम हो, चाहे ऑडिट फाइल हो, हर चीज किस में आता है, एक कैटेगरी में आता है, वो कैटेगरी होता है ऑडिट वर्किंग पेपर। अब इसका फायदा क्या होता है? ये एक जो ऑडिटर होता है उसको डिफेंड करने का भी काम करता है इन कोर्ट ऑफ लॉ। समझ लो ऑडिटर के ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया कि आपने कोई इरेगुलरिटीज की है, या आप शामिल हैं, या आपने हेल्प किया है उसमें। तो एक ऑडिटर ऑडिट वर्किंग पेपर, यानी उसने जो भी काम किया है उसका एक सबूत के तौर पे अपने पास रखता है। वो बताता है कि भाई हमने इन सारी चीजों का, मैंने खुद से एडिट किया है, ये है उसका प्रूफ। तो वो अपने बैकअप के लिए भी इसको यूज करता है। लिखा हुआ है, an auditor during the course of the audit used the several paper and the documents, some of which he keeps with himself and others to send to his client. कुछ डॉक्यूमेंट और पेपर्स वो अपने पास रखता है और कुछ क्लाइंट के पास भेज देता है। He keeps and maintains such papers with him with this subject that in the future, if he is charged for the carelessness by the client or some other third party, किसी भी तरीके इरेगुलरिटी आता है तो वो प्रूफ के तौर पर उसे दिखा सकता है। और ऑडिट वर्किंग पेपर का मतलब पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो एक ऑडिटर करता है, चाहे ऑडिट प्रोग्राम को आप शामिल करें, चाहे ऑडिट नोट फाइल को प्रोग्राम, अब बात करें किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी हो, सारी चीजें पेपर वर्क से रिलेटेड जो आती हैं वो ऑडिट वर्किंग पेपर में आता है। ठीक, अब देखिए इसके नीचे एग्जांपल्स दिए हुए कि क्या क्या चीजें आती हैं। ऑडिट नोटबुक आता है, ऑडिट प्रोग्राम आता है, कॉपीज ऑफ द ऑडिट्स आती हैं, कंप्यूटेशन पेपर्स आते हैं, लिस्ट, फिर आपका क्या है, लिस्ट ऑफ द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ द वाचर, लॉस डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट, ये सभी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, ओके, इसे पॉज करके लिख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा दिया आप।
अब देखिए ऑडिट वर्किंग पेपर जो होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसका यूज क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा देता हूँ। पहले हिंदी में दिखा देता हूँ। ये हिंदी में उसे देख लीजिए पहले। 4 पॉइंट हैं, इसके अंदर कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप उतना लिख लोगे। ठीक, फिर हिंदी इंग्लिश में दिखा देता हूँ। ये फीचर्स ऑफ द गुड वर्किंग पेपर लिखने की जरूरत नहीं, बस ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग डिटेल्ड रिपोर्ट, क्योंकि आपने अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन जो पेपर वर्क होता है, आप वहां जब कलेक्ट करके रखते हो अपने पास, तो लास्ट में जब ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप वहां मेंशन करते हो। कोऑर्डिनेशन इन द फंक्शन ऑफ एसोसिएट्स, जितने भी लोग आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं उसके कामों में कोऑर्डिनेशन आता है, क्योंकि आपके पास पूरा प्लानिंग होता है, यहाँ पे इकट्ठा करके रखे रहते हैं। बेसिस ऑफ एडिटर्स ओपिनियन, एक एडिटर इन्हीं के बेसिस पे अपना ओपिनियन देता है, एविडेंस के तौर पे यूज हो सकता है, और एडिटर को इससे हेल्प मिलती है कि करना क्या है, तो ये गाइड टू एडिटर। ठीक है, आई होप तो इसे लिख लेंगे आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम मैंने बता दिया था आपको, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए अब आते हैं। देखो बेटा, दो तरीके की चेकिंग होती है, एक होती है रूटीन चेकिंग और दूसरी होती है टेस्ट चेकिंग। ठीक है, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आते हैं, अलग अलग भी और डिफरेंस करने के लिए भी आते हैं। अब रूटीन चेकिंग क्या होता है, टेस्ट चेकिंग क्या होता है। जब आप बेटा रूटीन चेकिंग की बात करते हो, तो ऐसी चेकिंग जो कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है और जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए किया जाता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब कैलकुलेशन रिलेटेड कोई गलती ना हो, आप नंबर्स को सही तरीके से चढ़ाएं। जो क्लरिकल जो चेकिंग होती है, क्लरिकल वर्क की चेकिंग होती है, ठीक है, वो जो चेकिंग होती है उसी को रूटीन चेकिंग कहा जाता है। ठीक, तो भाई अब ये टेस्ट चेकिंग क्या होता है। टेस्ट चेकिंग समझिएगा कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो बहुत सारे हैं, आप हर ट्रांजेक्शन को चेक कर सके ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो आप डिसाइड करते हैं कि कुछ चीजों को ही आप चेक करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से जो सेलेक्ट करके कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को जो सेलेक्ट करके आप चेकिंग करते हैं, उसी को आप कहते हो टेस्ट चेकिंग। ये डिफरेंस है, अभी इनके बारे में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। रूटीन चेकिंग के बारे में पहले मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंस, मैं इसे इंक्रीज कर देता हूँ। ये आप ये इंग्लिश में आप लिख लीजिए, पहले इसे पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए इसे, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ थोड़ी देर में। ये हिंदी है, हिंदी वाला लिख लीजिए। ठीक है, आई होप सो आप इसे पॉज करके लिख लेंगे। अब मैं इसे समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब रूटीन चेकिंग में क्या होता है बेटा, पहला तो मीनिंग में डिफरेंस देख लेते हैं। मीनिंग का डिफरेंस है पहले, रूटीन चेकिंग इज द वेरिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट, हर तरीके की चीजों का चेक किया जाता है। मगर जब टेस्ट चेकिंग की बात करते हैं तो कुछ चीजों को सेलेक्ट करके आप उसका एग्जाम उसको चेक करते हैं। टाइम, जब रूटीन चेकिंग की बात करते हो तो बेटा ये बहुत ज्यादा समय लेता है, मगर जब टेस्ट चेकिंग की आप बात करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीजों का आप टेस्ट करोगे तो टाइम क्या होता है, कम लगता है आपको। एक्सपेंसिव की बात कर लेते हैं। अब जब आप ऑडिटर को रखोगे हर चीज का चेक करने के लिए, तो वो ज्यादा समय के लिए रहेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसे। जब टेस्ट चेकिंग की बात करते हो तो ये ज्यादा महंगा नहीं होता है, क्योंकि आप काम बहुत कम समय में खत्म हो जाता है, तो बंदे को पैसा भी कम देना पड़ता है। कंप्लीट ऑफ वर्क, कंप्लीशन ऑफ वर्क,
जब आप रूटीन चेकिंग से काम करते हो एडिटिंग का, तो काम खत्म होने में ज़्यादा समय लेता है ना? इट टेक्स मोर देन द यूजुअल टाइम। मगर जब आप टेस्ट चेकिंग की बात करते हो, तो ये एक कम समय लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है पूरे काम को कंप्लीट होने में, क्योंकि आप तो सेलेक्टिव चीज़ों का ही चेकिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया इन दोनों में डिफरेंस। अब उन्हीं दोनों के बारे में हम डिटेल में एक बार लिख लेते हैं और देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ द रूटीन चेकिंग, अभी आपको मैंने बताया कि रूटीन चेकिंग इज मीन द चेकिंग ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। कि रूटीन चेकिंग का यूज किसके लिए किया जाता है? जो डिटेल्ड चेकिंग आपकी होती है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, कि गणित मैथमेटिक्स संबंधी कोई रिलेटेड आपकी गलती ना हो। ये इंग्लिश में पहले लिख लीजिएगा, फिर हिंदी में भी दिखा दे रहा हूँ। आई होप सो आप हिंदी में भी इसे लिख लेंगे पॉज करके। अब इसे एक्सप्लेन में कर देता हूँ। हाँ, तो रूटीन चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए है, जैसा मैंने आपको बताया था। और ये रेगुलर बेसिस पे जो छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं लेजर की एंट्री करने की, कैलकुलेशन करने की, और जो फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या-क्या चीजें इन्वॉल्व की जाती हैं? इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज। क्या-क्या इन्वॉल्व करता है बेटा? एग्जामिन द कॉस्ट एंड द सब कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड। जो आप टोटल करते हैं और टोटल आगे फॉरवर्ड करते हैं, है ना? कैरी फॉरवर्ड करने का काम करते हैं, कैलकुलेशन का काम करते हैं। जो आपकी प्रीलिमिनरी बुक्स होती हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ये सब इनका टोटलिंग करने का काम करता है। इसमें चेक किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, एग्जामिन द पोस्ट इन द लेजर। पोस्टिंग इन द लेजर, प्राइमरी बुक यानी जनरल से लेजर में जो आप पोस्टिंग करते हैं वो सही है कि नहीं। देखिए, ये सब मेनली क्लरिकल वर्क है ना? फिर आपका कॉस्ट और बैलेंस में कोई डिफरेंस तो नहीं है, वो आप चेक कर लेते हो। फिर आप जो लेजर का अकाउंट ट्रायल बैलेंस में क्या फॉरवर्ड की हो, सही नंबर फॉरवर्ड की हो, सही टोटलिंग फॉरवर्ड की हो कि नहीं की हो, ये सब इसमें काम किए जाते हैं। ठीक, चलो आगे चल के देख लेते हैं इसमें। अब रूटीन चेकिंग की मेरिट और डीमेरिट, इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी में दिखा देता हूँ, है ना? हिंदी में पहले दिखा देता हूँ, फिर इंग्लिश में दिखाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा फिर उसे। पहले ये क्या है, इसके गुण है। नैतिकीय जांच के गुण। पॉज कर लीजिए वीडियो, इसको लिख लीजिए पॉइंट्स को। अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसके दोष दिखा देता हूँ। ये हैं इसके दोष, इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। चलो, अब इंग्लिश वाले में आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश का। सबसे पहले मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स क्या है? ये सिंपल है, इसको अपनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये नॉर्मल सी किसी भी पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं। बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एग्जामिनेशन। बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एग्जामिनेशन क्यों है? आप फाइनेंशियल एग्जामिनेशन पहले स्टार्ट करने से पहले ये देखते हो कि टोटलिंग सही है कि नहीं, पोस्टिंग सही है कि नहीं, जनरल से लेजर में सही पोस्टिंग किया कि नहीं, लेजर से ट्रायल बैलेंस में सही पोस्टिंग किया कि नहीं, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में सही पोस्टिंग किया कि नहीं। तो फाइनल एग्जामिनेशन करने से पहले तो ये चीजें की जाती है ना भाई। तो ये एक बेसिस है। दूसरा, तीसरे पे आते हैं, क्रेडिबिलिटी ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इसमें आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को ही देखते हो कि भाई मैथमेटिकल एरर्स तो नहीं हुए हैं। तो इसकी हेल्प से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पे ट्रस्ट बढ़ता है। सर्टेनिटी ऑफ द करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग। आपने जो पोस्टिंग की है वो सही की होगी, ऐसा विश्वास होता है। डिस्क्लोजर ऑफ द कॉमन फ्रॉड्स। छोटे छोटे लेवल के अगर कोई फ्रॉड हो तो वो भी इसके थ्रू क्या हो जाते हैं, पता चल जाते हैं। छोटे लेवल के मतलब आप नंबर चेंज करके, नंबर्स की हेरा फेरी करके कुछ फ्रॉड करना चाह रहे हो, तो वो सब पता चल जाता है यहाँ।
और फिर डिटेक्शन ऑफ द चेंज इन फिगर्स, और अगर नंबर्स आपने बदल के रखे हुए कि वाउचर पे कोई और नंबर है, पोस्टिंग किसी और नंबर से कर दी, तो वो पकड़ में आ जाता है। तो ये इसके क्या है, बेसिक फायदे हैं 6। फिर आपका क्या है, डीमेरिट्स देख लेते हैं। Mechanical, this work is quite ordinary and mechanical, hence the employees find it less interesting. सारी चीजें पहले से फिक्स रहती हैं, काफी ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, एकदम फिक्स होती हैं, तो एम्प्लॉयज को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। भाई अब देखो बुराई करनी है, इसलिए बुराई तो करनी पड़ेगी, कोई भी पॉइंट लेके बुराई करनी पड़ेगी, है ना, तो कर रहे हैं। नेक्स्ट, कनिंग फ्रॉड रिमेन अनडिस्क्लोज्ड। बहुत चालाकी से जो फ्रॉड किया जाता है बड़े लेवल पे, वो केवल इसके थ्रू पकड़ में नहीं आता, क्योंकि आप तो केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के पीछे पड़े हुए हैं, आपको पता ही नहीं कि वाउचर भी गलत बनवा दिया गया है। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल रिमेन कंसील्ड। अगर प्रिंसिपल का कोई एरर है तो वो कहाँ से पकड़ में आएगा भाई, आपने तो पूरा घोटाला मार दिया, क्योंकि ये तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, और प्रिंसिपल का एरर पकड़ में आएगा नहीं, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। फिर वर्क ऑफ लो क्वालिटी generally sees the employees of the auditor to routine check as a mere formality। इसे क्या कहते हैं, लोग केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे अदा करते हैं, तो ये कैसे लो क्वालिटी वर्क समझा जाता है। तो ये हो गई इसकी डीमेरिट्स। मेरिट्स हमने देख ली थी, डीमेरिट्स देख ली दोनों की, ठीक। और क्या चीजें हैं देख लेते हैं। ऑडिट प्रोग्राम हो चुका है हमारा, ऑडिट नोटबुक ये भी हो गया। हाँ बेटा, अब देख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टेस्ट चेकिंग, है ना, ये बचा हुआ था हमारा। अब टेस्ट चेकिंग क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने, इसे और जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको नोट करने में कोई भी दिक्कत ना हो जब आप इसे वीडियो देख रहे हो। तो ये हिंदी में इसकी डेफिनेशन है और इंग्लिश में डेफिनेशन दिखा देता हूँ। ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होती है। आपको मैंने बताया था टेस्ट चेकिंग में होता क्या है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज चेक करना का पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप कुछ चीजों को ही सेलेक्ट करके उसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो वो किस में आ जाता है, टेस्ट चेकिंग में आ जाता है। In large organization, the number of the transactions which are the subject matter of an audit are too many to handle, है ना? ज्यादा हो जाते हैं हैंडल करने के लिए। It is virtually impossible for an auditor to physically verify all these entries in such a situation। सारी entries को आप verify कर सके बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो कुछ चीजों को सेलेक्ट करके चेक करते हैं वो टेस्ट चेकिंग होती है। अच्छा, बात ये होती है, गौर करने वाली बात, कि आपकी इंटरनल चेक सिस्टम क्या है, यानी एक कंपनी का अपना अकाउंटिंग का सिस्टम कैसा है। अगर वो बेहतर है तो टेस्ट चेकिंग करना आसानी हो जाती है इसमें, मगर अगर इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम जो है आपका वो बेहतर नहीं है तो टेस्ट चेकिंग में काफी मुश्किलें आने लग जाती हैं। देखिए प्रोफेसर मिंग है जो उन्होंने इनकी डेफिनेशन दी है, द टेस्टिंग एंड टेस्ट चेकिंग मींस टू सेलेक्ट एंड एग्जामिन representative samples from the large number of the similar items। एक ही जैसे चीजों की कुछ सैंपल्स लेके हम उसको चेक कर लेते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब ये हिंदी में एक बार लिख लीजिएगा कि ये जो परिणाम जांच होता है यानी टेस्ट चेकिंग होता है, इसमें हम कौन कौन सी बातों का ध्यान देते हैं, ठीक है। जब हम ऑडिटिंग का काम कर स्टार्ट करते हैं तो किन किन बातों पे ध्यान देते हैं, पहले हिंदी में लिख लीजिए, फिर इंग्लिश का दिखाता हूँ और फिर उसको आपको समझाता हूँ। एक एक करके लिख लीजिए, ठीक।
से नोट कर लीजिए, मैं बड़ा एकदम ज़ूम साइज़ करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आई होप सो आपका कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। अब इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर उसे समझ भी लेते हैं। ठीक है, टेस्ट चेकिंग में क्या-क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले इम्पोर्टेंट आइटम्स। जब हम टेस्ट चेकिंग करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना रहता है कि कौन-कौन से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिनका बिज़नेस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमें सबसे पहले उन चीज़ों का क्या करना चाहिए, सिलेक्शन ये डिसाइड करना है, हमें इन चीज़ों को चेक करना है, तो टेस्ट चेकिंग में पहले ये। दूसरा पॉइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो मैंने आपको अभी बताया था, कि एक बिज़नेस का अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, उस पे डिपेंड करता है कि आप टेस्ट चेकिंग बहुत बड़े लेवल पे करोगे कि छोटे लेवल पे करोगे। इक्वल रिस्क, अब हम ऐसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं जहाँ पे ज़्यादा फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे जो चेक कैश डिपार्टमेंट होता है और जो पेमेंट डिपार्टमेंट होता है। कैश डिपार्टमेंट और पेमेंट डिपार्टमेंट, इनमें इनरेगुलरिटीज़ या घोटाले होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इन पे ज़्यादा गौर करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये आ जाएगा आपका इक्वल रिस्क में आ जाएगा। नेक्स्ट, चेकिंग डाउटफुल ट्रांज़ैक्शंस, जो भी जहाँ पे भी डाउट हो, उन पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत होती है। Purpose of audit, the extent of the test checking will also be influenced by the purpose of the audit. भाई अब एक ऑडिट का पर्पस क्या है? आपको बताया था ना, लीगल पर्पस हो सकता है, फाइनेंशियल पर्पस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस हो सकता है, टैक्स पेमेंट करने का पर्पस हो जाता है, स्टैट्यूटरी पर्पस होता है। तो पर्पस क्या है, उसके हिसाब से आप टेस्ट चेकिंग करते हैं, है ना? Reliance of the vouchers कैसा है आपका? The auditor will verify the vouchers. If these vouchers are found reliable, then not required to check deeply. जब आप टेस्ट चेकिंग की बात करते हैं, अगर आपके पास जो वाउचर्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे और रिलायबल हैं, आप उस पे भरोसा कर सकते हो, तो ज़्यादा डीप चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। आपको हेल्प मिलता है टेस्ट चेकिंग में। और पास्ट एक्सपीरियंस, आप ये भी देखते हैं कि पहले की इन्फॉर्मेशन क्या है, पहले की सिचुएशन क्या रही है और रह चुकी है ऑर्गेनाइजेशन की। वो आपको हेल्प करेगा टेस्ट चेकिंग में। आपको पता चलेगा कि आपको किन-किन चीज़ों का चेकिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। कवरिंग ऑल बुक्स एंड अकाउंट्स, कोशिश करनी चाहिए कि सैंपल ऐसा लें कि सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाए, उसमें कवर अप हो जाए। 9th पॉइंट, चेकिंग ऑफ वर्क डन बाय द क्लर्क। क्लर्क अगर कोई काम करता है तो उसको भी चेक करना चाहिए। The selection of the transaction for the sample checking should be made in such a way that the work of all the clerks can be checked. आपकी टेस्ट चेकिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर तरीके के क्लर्क के काम उससे क्या हो जाए, चेक हो जाए। क्रॉस चेक करने की बात कर रहा है। चलिए, ये तो हो गया आपके पॉइंट्स कि हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपका टेस्ट चेकिंग करने के समय। तो ये पॉइंट हमारा हो ही गया है। फिर हमने ऑडिट फाइल शायद नहीं की है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। अब देख लीजिए कि जो अंकेक्षण फाइल या ऑडिट फाइल किसे कहा जाता है। देखिए ऑडिट फाइल क्या होता है? ये एक फाइल है, ठीक, एकदम कॉमन से जनरल सा क्वेश्चन है। जब एक ऑडिटर अपने सारे डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स जो रखता है अपने पास, उसको आप क्या कहते हैं? ऑडिट फाइल कहते हैं। यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे आपने सारे अपनी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट सबको आपने क्या करके
रखा हुआ है फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, वही आपका ऑडिट फाइल कहलाती है। An audit file is the file that contains record of the audit evidence and provide an audit trail. It will cross check, ये आपको हेल्प भी करवाता है कि भाई आप क्रॉस चेक, आपने सारी फाइल रखे हुए, आप क्रॉस चेक करवाते हैं कि भाई ये फाइल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये मेरे पास है कि नहीं, इसका एविडेंस आपके पास है कि नहीं। तो क्रॉस चेकिंग में भी आपको क्या करता है, हेल्प करता है, और एक डेटाबेस की तरह आपके पास काम करता है। आप हर काम करते जा रहे हैं, उसका फाइल आपके पास लिखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, तो एक डेटाबेस का काम करता है जो आपको गाइड करता है। डेटाबेस हैव द करस्पॉन्डिंग फिजिकल फाइल्स। अब इसका फायदा क्या है? रेफरेंस, दिस फाइल्स आर द रेडी are ready reference for the auditor and provide different material to be used in the audit work. रेफरेंस देता है कि आपने जो भी काम कर चुके हैं उसके बारे में बताता है कि क्या क्या काम हो चुका है और कौन सी चीज किसको बिलोंग कर रही है, कौन सा एविडेंस किस मैटर को बिलोंग कर रहा है। हेल्पफुल इन मेकिंग ऑडिट प्लान, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है तो ऑडिट प्लान बनाने में हेल्प करेगा भाई आपको। और फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर में भी आपको बताएगा, फ्यूचर में भी आपको काम देगा कि हर चीज का एविडेंस आपके पास अवेलेबल है, कौन से काम आपके कंप्लीट हो गए हैं, किस पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक, आपको प्रोग्रेस बताने का काम करेगा। तो फ्यूचर रेफरेंस आपको देता है। इट दिस फाइल्स हेल्प्स इन सिक्योर द पेपर्स फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। सारे पेपर वर्क आपके पास सिक्योर बचे होते हैं फ्यूचर में किसी भी चीज को बताने के लिए। तो ये होगा आपका ऑडिट फाइल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये चीजें हमने कर ली, ये भी हमने कर लिया है। ये लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका, ये चैप्टर यहीं पे क्लोज, ठीक। ये लास्ट है ऑडिट एविडेंस, अंकेक्षण साक्ष्य, ठीक है। ये ऑडिट एविडेंस कहलाते क्या है, पहले हिंदी में इसे आप पहले पॉज करके इसे लिख लीजिए। अगर हम बात करते हैं ऑडिट एविडेंस की, ये हिंदी में आपने लिख लिया तो इंग्लिश में फिर इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और अब इसे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखिए, जितने भी वाउचर्स होते हैं और डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस के बारे में बताते हैं कि वो ट्रांजैक्शंस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एविडेंस कहते हैं। द डॉक्यूमेंट्स यूज्ड एज द बेस ऑफ एग्जामिनेशन, जांच करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स का आप यूज करते हैं कि ट्रांजैक्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एविडेंस कहते हैं। इट इज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का ये अधिकार होता है टू डिसाइड which evidence is reliable and to what extent and what portion of it is to be used। एक ऑडिटर का ये अधिकार होता है कि वो ये डिसाइड करे कि किस एविडेंस को उसे यूज करना है और कितना यूज करना है और उस पर कितना भरोसा करना है, ये ऑडिटर डिसाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है कि कितने टाइप ऑफ के एविडेंस होते हैं। पहला बोल रहा है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस यानी जब खुद जाके आप चेक करते हैं किसी चीज की, यानी वो चीज खुद अपने आप अपने फॉर्म में वहां अवेलेबल है कि नहीं है, उसे फिजिकल एविडेंस कहते हैं। ये किसके लिए यूज किया जाता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है ना, टेंजिबल असेट्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो फिक्स्ड असेट्स लाइक द बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कैन बी फिजिकली वेरीफाइड। इन चीजों को खुद इनके फॉर्म में जाके आप चेक कर सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं फिजिकल एविडेंस, जो खुद ब खुद अपने फॉर्म में अवेलेबल है चेक करने के लिए। नेक्स्ट होते हैं एविडेंस के तौर पे जनरल और लेजर। देखो बेटा, आप जितना भी फाइनल एक स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए एविडेंस का काम कौन करता है, आप जनरल और लेजर की चीजों को ही फाइनल स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट को आप चेक कैसे करोगे कि जनरल और लेजर में क्या क्या अवेलेबल है। तो फाइनल स्टेटमेंट के लिए एविडेंस के तौर पे क्या काम कर रहा है, आपका जनरल और लेजर काम कर रहा है। फिर
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब वाउचर, रिसीट्स, है ना, करस्पॉन्डेंस, जो भी लिखित रिटन फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है, वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अच्छा, अब इसे समझिएगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते क्या है। जब एक ऑडिटर को ये समझ में आता है कि सिचुएशन के हिसाब से किसी चीज को एविडेंस माना जा सकता है, कैसा, ये कैसी सिचुएशन होती है, इसे गौर कीजिएगा। समझ लो एक एम्प्लॉय है, वो बहुत खर्च कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा है, प्लॉट खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है। फिर ऑडिटर ये देखता है कि भाई इसकी जो सैलरी है उसमें इतने काम तो पॉसिबल है ही नहीं, इसकी तो औकात से बढ़ के अपने खर्च कर रहा है। तो अब ये डाउट होगा कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है और अलग से पैसा कमा रहा है। ये कैसा एविडेंस है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो एक ऑडिटर परिस्थिति, सर्कमस्टेंस के हिसाब से समझ रहा है और बता रहा है, और उसे नोट डाउन करेगा वो। नेक्स्ट, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। अब तो सारी चीजें किस में रहती हैं, कंप्यूटर में रिकॉर्ड रहती हैं, तो उस रिकॉर्ड जो कंप्यूटर में अवेलेबल है उनको हम कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कहते हैं, वो भी एक एविडेंस होते हैं। तो बेटा इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका ये पूरा जो चैप्टर है ऑडिट प्रोग्राम, वो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक, एक बार क्रॉस चेक कर लेते, कुछ छूटा तो नहीं है। नहीं, सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं आपकी। तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।